नमस्कार, पत्रिका टीवी के खास प्रोग्राम शी लीड फैमिली शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फैमिली शो में जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग है। आज हमारे साथ है सपना पाठक जी। सपना जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये करियर काउंसलर है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, सिंगर भी है, एक्टर, मॉडल और बहुत कुछ है इनके पास। तो इन्हीं से जानेंगे इतनी सारी जो इनकी जो शख्सियत के अलग अलग रूप है, किस तरह से इन्होंने सारी चीजों को अचीव किया, क्या इनकी जिंदगी का स्ट्रगल रहा। एक्टर, मॉडल, करियर काउंसलर, सोशल एक्टिविस्ट, राइटर भी आप हैं, लिखती भी है। इतना सारी चीजें कहाँ से आई आपकी? शुरुआत आपकी किस चीज से हुई थी? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी मदर जो थी वो मेरी लाइफ के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रही हैं जी। बहुत ज़्यादा समय वो मेरे साथ नहीं रही, बहुत छोटी सी थी तभी उनकी डेथ हो गई थी और तब मैं सिर्फ 7 साल की थी। लेकिन उन 7 सालों में उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया कि जो आज तक जो मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए सारी चीज़ें, उनकी बताई हुई चीज़ें, वो सब प्रेरणा स्रोत रही हैं। अगर मैं अपनी सिंगिंग और इस टाइप के टैलेंट की बात करूं तो मैं कहूँगी कि वो मेरे अंदर जन्मजात आया, क्योंकि मेरी मदर बहुत अच्छी सिंगिंग किया करती थी और उनकी एक इच्छा थी कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं और डांसर बनूं। लेकिन चूंकि वो मेरे साथ नहीं रही और मेरे को उसके बाद एक मोटिवेशन जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया। मेरे फादर चाहते थे मैं बहुत वेल एजुकेटेड रहूं, एजुकेशन के फील्ड में मैं बहुत आगे तक जाऊं, तो ये सारी चीज़ें बहुत मिली जुली रहीं। तो मुझे फादर की चीज़ों को भी अप्लाई करना था और जो मदर का ड्रीम था उसे भी कहीं ना कहीं मुझे पूरा करना था। और बचपन से एक ही चीज़ सिखाई थी मेरी मदर ने कि जो भी आप करें वो पूरे डेडिकेशन के साथ करें, और जिस भी चीज़ को मैं करती गई वो पूरे डेडिकेशन के साथ की, अपना 100% देने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि आपके पास जो भी है उसे शेयर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। शेयर करने से कोई भी चीज़ एनहांस होती है, चाहे वो आपके लिए शिक्षा हो, चाहे संस्कार हो। सारी चीज़ों को ही लेते हुए मैं आगे बढ़ती गई और मैं एजुकेशन के फील्ड में मैंने 12 इयर्स तक वर्क किया और अभी भी कर रही हूँ। और एज ए करियर काउंसलर, मोटिवेटर मैं काम कर रही हूँ। एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी मैं काम कर रही हूँ। लास्ट 9 ईयर्स से बहुत सारा संस्थाओं से जुड़ी हूँ। काफी सारी अभी वार्तालाप होंगी तो काफी चीजें होंगी। एंटरटेनमेंट के फील्ड से मैं लास्ट 4 ईयर से जुड़ी हूँ, जिसमें मैं सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, मॉडलिंग और साथ साथ राइटर भी हूँ। मैंने कई सारे ब्यूटी पेजेंट विन किए हैं, कई सारे टाइटल विन किए हैं। सारी चीजें आपसे पूछूंगी, सब चीजों के बारे में जानना चाहूंगी। जैसे आपने बताया कि करियर काउंसलिंग आपने की है, मतलब आपकी शुरुआत जो आपने की थी करियर की, जी, उस रूप में आपने शुरुआत की? मैंने करियर की शुरुआत की थी एज ए टीचर। जी। एज ए टीचर अगर मैं बोलूं तो जब मैं एज ए स्टूडेंट भी थी तो मैं अपने से छोटे क्लास के बच्चों को फ्री पढ़ाया करती थी। तो वहीं से कहीं ना कहीं वो मेरा सोशल वाला पार्ट भी स्टार्ट हो गया कि मैं समाज सेवा भी कर रही हूँ। मुझे संतुष्टि मिलती थी कि अगर कोई नीडी होता था मैं उसको पढ़ा रही हूँ अपने से छोटे बच्चों को। तो जो मैं जिस स्टैंडर्ड में हुआ करती थी उससे एक नीचे बिलो स्टैंडर्ड के बच्चे को हमेशा पढ़ाती थी, क्योंकि मैंने सीखा था आपने जो पढ़ा है अगर आप दूसरे को सिखाते हैं तो आप उसमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं। टीचिंग काफ़ी 12 इयर्स तक टीचिंग का अभी तक एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। और करियर काउंसलिंग, मोटिवेशन का अगर बोलूँ तो लगभग 9 ईयर का ये काम भी आपका चल रहा है साथ साथ? जी हाँ। सोशल एक्टिविटी से भी आप, जैसे आपने कहा शुरुआत आपने करियर काउंसलिंग के साथ कर दी थी, तो उसमें आप किस तरह के काम ज्यादा करती हैं? सोशल एक्टिविटीज में देखिए, मेरी सोशल एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी मेरी तब जब मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और जो हमारे मैनेजमेंट से के लोग थे फीस के कारण बच्चे को निकाल रहे थे। तो वो चीज़ मेरे को बहुत टचिंग लगा कि बच्चे ने बोला कि मेरे पास फीस नहीं है और उसको मैनेजमेंट के लोग सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि आप अगर फीस नहीं देते तो आप स्कूल में नहीं रहते। मैंने वहाँ पर उस चीज़ को देखा, मैंने इमीडिएट उन दोनों बच्चों को अपने उसमें लिया। मैंने कहा आज से इनकी फीस मैं दूंगी तब तक जब तक मैं इस स्कूल में लास्ट एजुकेशन है। दैट टाइम वो स्कूल 10th तक था। मैंने 10th तक उन बच्चों को अपनी ही अर्निंग से पढ़ाया और आज उनमें से एक बच्चा डॉक्टर है और एक बिजनेसमैन है। आज फर्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ कि 100 स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो ऐसी सिचुएशंस में थे, उनके पास फंड नहीं होता था, वो कच्ची बस्तियों से होते थे, वो हमारे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ते थे और
आज वो बहुत अच्छे डिफरेंट डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पर हैं। इस तरह के जो नीडी बच्चे हैं आज भी, वो आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर कोई आपके पास आना चाहे जी, तो मैं चाहूंगी आप अपने दर्शकों को बताएं। मेरी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे मेरे को सारा डिटेल देते हैं स्टूडेंट जी। मैं खुद से कांटेक्ट करती हूँ। मेरा ऐप भी है, उसके थ्रू भी बच्चे कनेक्ट होते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी कनेक्ट होते हैं, मेरा पेज भी है। तो इस तरीके से बच्चे कनेक्ट होते हैं मुझसे, और जिसको भी नीड होती है सभी के पास वो शेयर कर सकते हैं। आप वो तीनों चीजें शेयर में चाहूंगी। ठीक है, वो मेरा फेसबुक पे पेज है पावर एजुकेशन के नाम से, और मेरी ईमेल आईडी है sapnapathak@gmail.com। इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में पावर एजुकेशन के नाम से हमारा ऐप है, उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और फेसबुक पे तो मैं हुई, तो सभी लोग मुझसे इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, और जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ वो करती हूँ। समटाइम बहुत से बच्चे बहुत दूर होते हैं, वो हमारी क्लास में नहीं आ सकते, तो हम उनको मटेरियल ऑनलाइन उनको हम ऑनलाइन भी आप प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, और हाँ, ईमेल के जरिए जो हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हमसे शेयर करते हैं, 24 आवर्स के अंदर मैं इन चीजों को, उनकी सारी प्रॉब्लम्स का रिप्लाई करती हूँ। ये सारा काम ऐसा है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। आप मैरिड हैं जी, कैसे बैलेंस कर पाई सारी चीजें? मुझे कभी भी कोई भी परेशानी नहीं हुई, ना तो बिफोर मैरिज और ना ही आफ्टर मैरिज। थी 19 ईयर्स में मेरा फर्स्ट जॉब लगा था, और 21 ईयर में उससे भी बेटर जॉब मुझे मिला था। आफ्टर मैरिज की बात करूं तो मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे हस्बैंड है। उन्होंने मुझे हर चीज पर सपोर्ट किया, कभी मुझे कहीं पर भी उन्होंने रोका नहीं कि आपको ऐसे नहीं करना है या नहीं। उनकी सोच ये है कि जो वैसे तो कहा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है जी, उनकी सोच ये है कि जो पुरुष कर सकते हैं समाज में, उतना ही हक महिलाओं को है। मुझे कभी फील नहीं हुआ, ना तो मेरे वेयरिंग को लेकर, ना तो मेरे लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहीं पे नहीं टोका, कहीं पे नहीं रोका। और इसी तरीके से हमारे लॉज ने भी, घर के हर सदस्य ने बहुत सपोर्ट किया। अगर मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं काम करना है, तो मैं करती रही, और उसमें मुझे हमेशा सपोर्ट मिला। और यही रीजन है कि मैं सारी चीजों को, इतनी सारी चीजों को, डिफरेंट शेड्स को मैं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है ये सपोर्ट जरूरी भी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैम, आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज भी आया था जब आप काफी बीमार रहे, काफी सारी चीजें, काफी स्ट्रगल था आपकी लाइफ में उस टाइम पे। उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी, लेकिन एक छोटा सा पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे फिर और बातचीत करेंगे। तो फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सपना जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए बजेगा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो, और हमारे साथ है सपना पाठक जी। मैम, ब्रेक से पहले जैसे आपने बात भी थी अपनी, आपने बताया था लाइफ का एक ऐसा फेज था आपकी, काफी सारी प्रॉब्लम्स रही, आप बीमार रही, काफी चीजें छूटी, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी एग्जैक्टली क्या हुआ था आपके साथ? जी, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया कि मेरी शुरुआत एजुकेशन फील्ड से हुई, फिर मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट वर्क करने लगी। 2016 में एक बार ऐसा हुआ कि एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट। उस टाइम पर हमको नहीं पता चला कि मेरी आईज में क्या प्रॉब्लम आई है। कुछ टाइम बाद वो चीजें उभरने लगी, और अचानक से मेरा रेटिना डिटैच्ड हुआ। रेटिना डिटैच्ड हो जाने के बाद वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और मुझे आई में सारी चीजें जिग-जैग दिखने लगी। तो वो मेरे लिए फेस ऐसा था। और सेम डे एक इंसिडेंट और हुआ था, उससे एक दिन पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी, और उससे 6 मंथ पहले मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी। ये सारी चीजें मेरे साथ एक साथ सडनली सारी चीजें हुई। मैं चीजों को समझ नहीं पाई कि मुझे कैसे चीजों को मैनेज करना है। तो जब डॉक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने कहा इमीडिएट सर्जरी करनी है, और क्रिटिकल कंडीशन है। आई के अंदर जितना भी नेचुरल जेल होता है वो सारा खराब हो चुका था, उसको जल्दी से जल्दी रिमूव करना था आई से। और सर्जरीज हुई, मल्टीपल सर्जरीज हुई, 7 लेजर सर्जरीज हुई, 4 मेजर सर्जरीज हुई, और जितनी भी सर्जरीज थी वो जस्ट ब्रेन सर्जरी की तरह होती थी। और वो फेस ये था कि मैं एक सर्जरी कराऊं और उसके बाद 3 महीने तक टोटली बेड पर आ जाऊं। और मेरे लिए सबसे कष्ट वाली बात जो थी कि सर्जरी के बाद आपको हेड डाउन करना है, वो भी 16 to 22 आवर्स तक आपको बैठे रहना है, कुछ भी नहीं करना है, हेड मूवमेंट नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है। अब उस वक्त पर बहुत मुश्किल था कि आप 16 से 22 घंटे सिर्फ हेड डाउन करके बैठे रहे। बिल्कुल। तो उसको भी मैंने चैलेंज लिया था, क्योंकि मैं एक ऐसे टाइम पे मैम अच्छे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं,
कैसे फेस मेरी किया सबसे आपने बड़ी ऐसा स्ट्रेंथ चीज़? मेरे हस्बैंड, जिन्होंने कभी मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं इस बड़ी समस्या से जूझ रही हूँ, और हमेशा उनका हर पल मुझे साथ मिला है। इस फेस को मैंने तब चैलेंज के रूप में लिया कि नहीं, मैं तो मोटिवेटर हूँ। मैंने इतने स्टूडेंट को मोटिवेट किया, इवन ऐसे स्टूडेंट्स को कि जो सुसाइड करने जा रहे थे उनको भी मैंने मोटिवेट करके उनकी लाइफ स्टाइल में वापस लाई हूँ, और आज वो एक सेटल्ड हैं। तो मैंने कहा कि मैं खुद से मोटिवेटर हूँ, तो मुझे सेल्फ मोटिवेट ही रहना है। मैं कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकती, और इस टाइम का भी मैं यूटिलाइज करूंगी। मैं सिंगिंग, डांसिंग, इन सभी में बहुत ज़्यादा पहले से ही, मैं पहले भी प्रोग्राम किया करती थी। वो एक मदर के जाने के बाद मेरा थोड़ा सा छूट गया था। तो मुझे लगा कि इस टाइम का यूटिलाइज मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। तो मैंने शुरुआत किया म्यूजिक सुना, फिर गाना शुरू किया। गाना गाते गाते बहुत सी चीज़ें आई, फिर मैंने लिखना शुरू किया। लिखने के लिए मैं बोलूंगी कि मैं आई से जब देख नहीं सकती थी, तो मेरे हस्बैंड जो मैं बोलती थी वो उसको टाइप किया करते थे। उन्होंने सब कुछ मेरा जो उस वक्त मैंने बोला सब कुछ उन्होंने लिखा है मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आपको बता रही थी कि वो टाइम पे मैंने किस तरीके से चीजों को मैनेज किया। टोटली बेड रेस्ट होता था, तो मेरे को एक रियलिटी शो का बड़ा शौक था, बिग बॉस में जाने का। अच्छा। तो बिग बॉस में बहुत ही टफ टास्क हुआ करते थे, तो मैंने सोचा कि ये मेरे को बहुत अच्छा टास्क मिला है कि मैं 16 से 22 घंटे हेड डाउन करके बैठ सकती हूँ या नहीं, और इस टाइम पे मैं क्रिएटिव क्या कर सकती हूँ, ये मेरे लिए चैलेंज है। तो मैंने सोचा कि मुझे यही करना है। हेड डाउन करके कंटिन्यूटी में मैं म्यूजिक सुना करती थी। कभी मेरे को कुछ लिखने का मन करता था तो मैं बताया करती थी, मेरे हस्बैंड मेरे लिए लिखा करते थे। तो इस तरीके से मैं कंटिन्यूस ये चलता रहा। इसी ड्यूरेशन में मेरा एक मित्र कभी मुझे मिला और उन्होंने बोला कि सपना जी, आपकी जो आई की सर्जरी हुई है, इससे ऐसा लगता है कि आपकी आई में कुछ डिफेक्ट दिखता है मुझे, और आपका तो फेस खराब हो गया। ये चीज मुझे एक चैलेंज के रूप में लगी, और मैंने उनको कहा कि कुछ मंथ रुको, मैं आपको इस फेस से ही आइडेंटिफाई एक दिन होके दिखाऊंगी। तभी मुझे लगा नहीं, मुझे मॉडलिंग में भी जाना है। उन्होंने ऐसा बोला, इसलिए फिर आप मॉडलिंग में चले गए? इसलिए मैं मॉडलिंग में गई, इसीलिए मैंने ब्यूटी पेजेंट करने स्टार्ट किए। और 2016 से लेकर 2019 तक मैंने 11 टाइटल विन किए, जिसमें मिसेस आगरा, मिसेस तीज क्वीन, मिसेस श्रीमती, मिसेस डायनामिक, मिसेस ग्लोरियस, मिसेस राजस्थान पैसिफिक क्वीन 2019। अभी 2019 में मेरे पास 3 टाइटल्स हैं, और इससे बिफोर लगातार मैंने मिसेस आगरा, इस तरीके से अगर मिसेस यूपी, बहुत सारे टाइटल मैंने विन किए। और अभी मेरा टारगेट सिर्फ मिसेस यूनिवर्स का है, उसको मुझे करना है। सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, ऐसी कोई विधा मैंने नहीं छोड़ी कि जिसमें आपने काम ना किया। मुझे था कि अभी मेरे पास टाइम है तो मुझे सब कुछ ट्राई करना है। और ईश्वर की कृपा से मेरी मदर के बाद मैंने देवी माँ को अपनी माँ माना, सारी शिकायतें भी उन्हीं से की, और उनकी कृपा से मैं बोलूंगी कि मेरे लिए आज की डेट में ये बहुत ही मुझे फेम, नेम सब दिलाया मुझे इस फील्ड ने भी पिछले 4 साल में। और मेरे लिए एक ही साइड प्रोफेशन है, प्रोफेशनली सिंगिंग करती हूँ, प्रोफेशनली इन सारी चीज़ों को करती हूँ। मैंने सावधान इंडिया किया है, अभी रिसेंटली मैंने एक बॉलीवुड मूवी में काम किया है, जो अभी कुछ टाइम बाद रिलीज होगी, और मैं चाहूंगी आप भी उसे देखिए। जरूर। मूवी के बारे में बताइए, मूवी कैसे मिली आपको, कौन सी मूवी है? एक्चुअली मैंने एक ब्यूटी पेजेंट किया था, तो वो जो कि उसमें बॉलीवुड की टीम ने ही उस पेजेंट को लिया था, और उसमें ये था कि जो भी इसमें से विनर होंगे वो उनको अपनी मूवी में लेंगे। उस वक्त राजकुमार राव और जानवी कपूर की रूह अफ़ज़ा मूवी के लिए उन्होंने हम सबको वहाँ से, हम लोग का मोस्टली क्या होता है, जो टैलेंट राउंड होते हैं उसमें सिंगिंग, डांसिंग, इस टाइप की चीजें रहती हैं। वहां पर एक्टिंग की बात की गई थी कि आपको एक्ट करना है, इमीडिएट एक्ट बनाना है और इमीडिएट वहां पे परफॉर्म करना है। तो वहां पर मैंने एक एक्ट परफॉर्म किया था, जो कि जो हमारे समाज में किन्नर समाज के लोग हैं, मैंने वो एक्ट किया था, उनकी वेदना को मैंने वहां पर दिखाया था। उसके बाद मुझे वहां पर मूवी में काम मिला, तो उसको मैंने अभी किया है, अभी कंप्लीट हुई है। और जब तक कहते हैं मूवीज रिलीज नहीं हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा डीपली में बताने के लिए मना होता है। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा क्रेज बना रहे और आप, हम इंतजार करेंगे आपकी मूवी का। जी। आप म्यूजिकल शोज भी आपके काफी होते रहता है, आप खुद गाती हैं आप, तो मैं चाह रही हूँ हमारे दर्शकों के लिए आपकी आवाज में 2 लाइन जरूर। मैं अपना गीत सुनाने से पहले एक बात और बताना चाहूंगी
कि जिस तरीके से मैंने एजुकेशन फील्ड में काम किया, जिस तरीके से मैंने सोशल में काम किया, मुझे लगता था जब मैंने लास्ट 4 ईयर जब एंटरटेनमेंट को दिए तो मैंने देखा कि जो भी परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे वो ऐसे लोग हैं जो वेल सेटल्ड हैं। कोई कभी सोचता ही नहीं कि हमारा टैलेंट बस्तियों में भी बसता है। तो मेरा एक ग्रुप मैंने क्रिएट किया, म्यूजिकल सफर। जी, म्यूजिकल सफर ये ऐसा ग्रुप है जो कि ऐसे बच्चों तक जाता है जो कभी भी मंच पे नहीं चढ़े होते हैं, कभी भी कैमरा के सामने नहीं आए होते हैं, कभी भी उन तक कोई नहीं पहुंचता है। तो मैं उन तक पहुंचती हूँ, वहां से टैलेंट सर्च करती हूँ, फिर उन्हें मंच पे लाती हूँ। मैम इससे पहले आपसे और बातचीत करें, मैं चाहूंगी आपकी आवाज में एक गाना हो जाए उसके बाद। जी, मैं आपको जो सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ, इस सॉन्ग को मैंने हर रोज 3 साल तक सुना। जी, ये सॉन्ग मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता रहा और मैंने सोचा कि जब मैं ठीक होंगी तब भी ये सॉन्ग मेरी स्ट्रेंथ रहेगा, तो मैं सुनाना चाहूंगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो करे उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो करे उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे जड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। एक तो ये गाना और दूसरी आपकी आवाज, कोई भी सुनेगा तो वैसे इंस्पायर हो जाएगा, मोटिवेट होगा। थैंक यू सो मच। आप लेखन भी करती हैं? जी, लिख रही, तो क्या आपका कुछ है बुक्स वगैरह आपकी पब्लिश करने का इरादा है? अभी हम चीज़ों को संकलित कर रहे हैं और अगर बुक की बात करूं तो अभी बुक के मैंने मैटर को कंपाइल में कर रही हूं, लेकिन फिर भी मेरा रेगुलरली मेरी कहानियां, मेरी कविताएं, मेरे आर्टिकल्स डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं। मैम आपने बराबर, जब भी हमारी बातचीत शुरू हुई, हस्बैंड के बारे में आपने बराबर बात की है। मैं चाह रही थी आपके हस्बैंड को भी हम बातचीत में शामिल करें। पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके हस्बैंड को भी शामिल करते हैं। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल रखते एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सपना जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए प्रतिभा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और हमारे साथ है सपना जी, और यहाँ सपना जी के हस्बैंड भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम थोड़ा सा जानेंगे सपना जी के बारे में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। और परिचय में जाना चाहूंगी, नाम आपका, क्या करते हैं? मैं विजेंद्र पाठक हूं और मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं और साथ साथ में एजुकेशन लाइन में मैम के साथ पूरी तरीके से सहभागिता है। सर कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी को 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं ऑलमोस्ट। जी। आपकी लव मैरिज है और अरेंज मैरिज? ऑफ कोर्स लव मैरिज है। हमने बहुत वक्त बिताया है, बहुत वक्त हमने शादी से पहले बिताया है साथ में, एक दूसरे को बहुत समझा है और शादी करने बहुत लंबा समय लिया है हम लोगों ने। जी। तो फिर तो मुझे लग रहा है एक अच्छी सी प्यारी सी लव स्टोरी मुझे सुनने को मिलने वाली है। दोनों में से कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे या आप सुनाएंगे? आप दोनों ही सुनाएंगे। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं सर। देखिए, हमारी जब मुलाकात हुई थी एक स्कूल में जहाँ पर ये प्रिंसिपल थी, वहाँ पे मैं एज ए टीचर अपॉइंट हुआ था। तो जब मैंने इनको पहली बार स्कूल की प्रेयर हो रही थी तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन जब मैंने इनको देखा तो अचानक से मेरे मन में थॉट आया कि काश ये मेरी वाइफ हो सकती है, पर मुझे नहीं पता ऐसा थॉट क्यों आया। मैंने कहा फालतू में कुछ भी सोच लिया, बट अल्टीमेटली उस स्कूल में हम दोनों के एक दूसरे के साथ बैठना उठना, बच्चों को पढ़ाना, और बच्चों को हम दोनों की टीचिंग बहुत पसंद आती थी। ये एज ए मैनेजमेंट में थी, प्रिंसिपल थी, लेकिन कभी कभी ये लेक्चर ले लिया करती थी, कभी कभी स्कूल में वर्कशॉप हुआ करती थी और मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो मेरे बच्चे जो स्टूडेंट्स थे इनकी बहुत तारीफ करते थे और इनके लिए मेरे बहुत तारीफ करते थे। तो अगर देखा जाए बच्चों ने हम दोनों को काफी कनेक्ट कर लिया। धीमे धीमे बच्चों ने ही एक दूसरे के प्रति प्यार जगा दिया। तो अगर मैं बोलूं तो स्टूडेंट्स बाकी बात में हमारे साथ कलीग्स थे, उन लोगों ने हमारे मन में पूरा बना दिया कि नहीं, वो आपको बहुत पसंद करती हैं, और इनको कह दिया कि आपको सर बहुत पसंद करते हैं जी। हमने फिर रियलाइज किया कि हाँ शायद हम लोग पसंद करने लगे दूसरे को। अच्छा सच बताइएगा, जो प्रिंसिपल थी, आप वहाँ टीचर थे, तो कभी इन्होंने आपकी क्लास ली?
नहीं, ऐसा तो कभी नहीं रहा। मैं उस स्कूल में मैं कहूँ को तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से मेरे को इंस्ट्रक्शन देते रही हैं, और मेरे को नहीं, ये सारी फैकल्टी को बहुत तरीके से बोलती थी। तो मुझे अच्छा लगता था कि इन्होंने कभी भी वो अपने अंदर हिटलर आई या नहीं, मैं प्रिंसिपल हूँ, ये ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं बोला। तो मुझे ये चीज़ हमेशा अच्छी लगती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि स्पेशली मेरे लिए बहुत रही हूँ। और कभी ऐसा मेरी क्लास तो नहीं ली, शादी से पहले तो कभी नहीं। शादी से पहले तो मैम कभी छोटी मोटी नोकझोंक होती है तो कौन, किस तरफ से पहल होती है, मनाने की पहल कौन करता है? लव मैरिज है आपकी, कुछ तो होता होगा। मुझे ऐसा नहीं याद है कि हम लोगों में नोकझोंक होती है। हम लोग किसी भी मुद्दे पे बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के वे में बात करते हैं, दोस्तों की तरह बात करते हैं। अगर मैं हकीकत बोलूं, जैसा सर ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हस्बैंड वाइफ को एक दोस्त की तरह रहना चाहिए, तो शादी के कई सालों तक तो मुझे लगा ही नहीं मेरी शादी हो गई, क्योंकि हम लोग 9 साल तो हमारी फ्रेंडशिप को हो गया था। तो वही चीज़ महसूस होती थी। तो एक दूसरे से जिस तरीके से हम लोग बिफोर मैरिज सारी चीज़ें शेयर करते थे, आफ्टर मैरिज भी वही चीज़ रही। और आज तक वही है कि कुछ भी चीज़ें, कुछ भी मुद्दे होते हैं, हम लोग बहुत आराम से डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग के बीच में नोकझोंक जैसी चीज़ नहीं होती है, और मनाने और उठने वाली चीज़ भी कभी नहीं हुई। शादी से पहले कभी कोई गिफ्ट या कुछ मिला करता था सर की तरफ से? अगर मैं बोलूँ तो हम लोग बहुत सच्चाई के साथ रहे। जब ज़रूरत हुई तो गिफ्ट भी मिले। और अगर इनके थॉट में बताना चाहूँगी, जब तक शादी नहीं हुई थी तो मुझसे बोला करते थे कि अभी आप मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, जब शादी हो जाएगी तो आप मेरी जिम्मेदारी होंगी। तो उन्होंने वहाँ पर भी मुझे इंडिपेंडेंट रहने को बताया। ऐसा नहीं था कि हम लोग ने सोच लिया हमें शादी करनी है तो उसके बाद मैं उन पे डिपेंडेंट हो जाऊं, सारी चीज़ें वो मेरे लिए करें, सारे इन्वेस्टमेंट वो मेरे लिए किए। सेल्फ रिस्पेक्ट हम दोनों के अंदर बहुत था। ना वो मेरे से कभी कुछ इन्वेस्टमेंट कराते थे, ना हम कभी इन्वेस्टमेंट करते थे। अगर कहीं किसी रेस्टोरेंट में हम लोग लंच या डिनर करने बैठते थे तो पेमेंट भी हम 50-50 करते थे, क्योंकि हम दोनों ही जॉब में थे, हम दोनों ही अर्न कर रहे थे। तो तब तक मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, और तब तक वो भी नहीं चाहते थे कि वो मेरी जिम्मेदारी उठाएं। और ये ठीक भी है, क्योंकि यहीं से तो डिपेंडेंसी आ जाती है कि कमिट कर दिया शादी के लिए तो अब मैं आप पे डिपेंडेंट हो गई। तो वो चीज़ हमेशा रही। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद मुझे कभी कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। मेरे बोलने से पहले ही सारी चीज़ें मेरे सामने होती हैं। वो पहले ही समझ लेते हैं कि मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और मेरा जो ये बेड रेस्ट वाला टाइम रहा, मुझे एक पल भी कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बीमार हूँ। और साथ में जैसा मैं बताना चाहूँगी कि इतनी सर्जरीज के बाद भी मेरी राइट आई में विजन नहीं है, मैं देख नहीं सकती। मेरी लाइफ जो है सिर्फ ओनली लेफ्ट आई पर ही चलती है। तो मुझे एक फियर आ गया था बीच में। मैंने खुद को बहुत मोटिवेट किया, सब कुछ किया, लेकिन एक फियर आ गया था कि मैं स्टेयर्स पे चलूंगी तो मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि स्टेयर्स मुझे फ्लैट दिखा करती थी। वो अभी भी ये प्रॉब्लम है, चूंकि मैं अब देख नहीं सकती। तो वो चीजें होती हैं कि अगर इक्वलिटी नहीं होती है तो चीजें आपको हाँ। तो मेरे को ये फियर था। तो सर ने मेरे को स्टेयर्स पे ले जाके मुझे छोड़ दिया करते थे, और खुद नीचे वाली स्टेप पे जाकर खड़े हो जाते थे। फिर मुझे उन्होंने उस तरीके से उतरना और चढ़ना वहाँ सपोर्ट किया। तो मैं कहती भी थी कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे चोट लगेगी। मुझे कार ड्राइव करने का बहुत शौक है, मुझे ड्राइविंग करने का बहुत शौक है। तो वो चीज़ें भी वापस से मैं करने लगी, बिकॉज इन्होंने मुझे हमेशा कहा कि नहीं, आप पहले स्लो चलाइए, इस तरीके से। मतलब हर वक्त उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप आज भी किसी पे आप इंडिपेंडेंट हैं, आप आज भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। वो जो 3 साल का जो टाइम काटा, इसी वजह से सर के मोटिवेशन, उनके सपोर्ट की वजह से मैं करती गई। और उस 3 से 4 साल में मैंने इस फील्ड में भी अपना अच्छा एक नाम कमाया। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने जितने भी ब्यूटी पेजेंट विन किए, मैं स्टेज पर होती थी, मुझे लाइट्स दिक्कत होती थी। मैं आज भी शो करती हूँ, मुझे लाइट से प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ के लोगों को आज तक ये पता ही नहीं है कि मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइम मैंने ऑन कैमरा ये बात शेयर की। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं कभी बेचारी नहीं बन सकती थी, कभी मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। और मैं आज भी उतनी ही सक्षम हूँ। मैं सारे काम अपने एज इट इज ही करती हूँ। मेरी फैमिली के प्रति मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज भी करती हूँ। घर के चीज़ों में मेरे हस्बैंड को मेरे ही हाथ का खाना पसंद है। मैंने हमेशा कुक किया, इतने टाइम मैं बेड पर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैंने उनका ध्यान रखा, और इसी तरीके से मिले जुले रूप से जिंदगी और गृहस्थी की गाड़ी चलती है। बिल्कुल मैम, इसी तरह से चलती रहेगी जी, बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, फ्री टाइम जब मिलता है आप दोनों को तो किस तरह से स्पेंड करते हैं?
देखिए, फ्री टाइम में मेरे को एडिटिंग का शौक़ है, तो मैं अपना उसमें लैपटॉप में एडिटिंग करता रहता हूँ। और इसके अलावा मेरे को टेक्निकली बहुत इंटरेस्ट है, तो यूट्यूब पर कोई भी वीडियोस वगैरह जो खासकर स्पेसिफिकली एजुकेशन के होते हैं, लेक्चर्स के होते हैं, उनमें मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। और मिलके जब आप दोनों, जैसे मैम का अगर शो नहीं है या कुछ है, तो आप दोनों का कहीं आउटिंग वगैरह पे जाना है या इस तरह का किस तरह से रहता है आप लोग? जी, इसके लिए एक चीज़ इन्होंने नहीं बताई। जिस तरीके से मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक की साइड है, ये बहुत अच्छे ड्राइंग, पेंटिंग्स और स्केचेस बनाते हैं। आफ्टर मैरिज एक बार की बात है, मैं सो रही थी और उन्होंने उसको बिल्कुल हूबहू वैसे ही बनाया। जब मैं जागी तो वो सामने था। और जैसा कि हमने बताया, सोशल के फील्ड में हम लोग क्लीन इंडिया मिशन के साथ जुड़े हैं। तो हमारी एक टीम है जो 2014 से लगातार हमारे आगरा में काम कर रही है। तो उस टीम में हम सब हैं। तो हम लोग स्पेस क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद वहाँ पेंटिंग्स बनाते हैं। तो सर ने बहुत अच्छी अच्छी मैसेज देती हुई सेव ट्री या इस टाइप की पेंटिंग्स, यूज हेलमेट, इस तरीके की पेंटिंग्स इन्होंने बनाई हैं। और फ्री हैंड ये ड्राइंग करते हैं। इनको किसी भी पहले से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग चौक या पेन से पहले ड्रॉ करते हैं। ये डायरेक्ट ब्रश लेते हैं, कलर, और सारे फ्री हैंड ये स्केचिंग करते हैं। और ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है, जो इनकी इमेजिनेशन में होता है वो एज इट इज़ ये उसको वैसा ही उकेर देते हैं। और फ्री टाइम को एंजॉय करने की बात मैं बताऊं कि फ्लॉप से फ्लॉप फिल्म भी इन्हें थिएटर में देखने की हैबिट है। तो हमेशा जब भी फ्री टाइम होता है तो बस एक ही चीज़ होती है कि मूवी चलते हैं। मतलब 4 दिन बाद भी एक मूवी के लिए रेडी हैं, वो चाहे फ्लॉप फिल्म हो या हिट फिल्म हो, मुझे उनके साथ जाना ही होता है। कभी ये नहीं होता कि नहीं आज तो रहने तो चलो मूवी नहीं चलते? नहीं, अगर मैं कभी टायर्ड फील करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे हर कदम पे साथ देते हैं। मेरे शोज बहुत लेट तक खत्म होते हैं। मेरा मतलब एजुकेशन फील्ड में वर्क है, बहुत लेट नाइट तक मैं वर्क करती हूँ। जब हर तरीके से वो सपोर्ट करते हैं तो उनकी खुशी के लिए मुझे थिएटर में जाना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, उनको मूवी देखनी है और मैं जाके सो जाती हूँ। 3 घंटे में आराम से सोती हूँ थिएटर में, लेकिन मैं साथ जरूर देती हूँ उनका। फ्यूचर प्लान्स क्या है आप दोनों से, मैं जानना चाहूंगी आप दोनों के? कई सारे, एक तो ये है कि बहुत डिप्राइव्ड जो स्टूडेंट्स हैं, मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ जो वाकई पढ़ नहीं पाते हैं या ग्रेजुएशन तक कर लिया कैसे भी करके कंपटीशन में नहीं आ पाते। तो मुझे ये लगता है कि जो बहुत ही डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स हैं, गरीब बच्चे हैं, कम से कम उनके लिए एक ऐसी संस्था इस्टेब्लिश करूँ कि वो जहाँ पे अपने फ्री एजुकेशन पूरी तरीके से ले सकें। हम इतने इस्टेब्लिश हो जाएं कि हम उसको अफोर्ड कर सकें, क्योंकि अभी हकीकत है, सच्चाई ये है कि हम अभी पूरी तरीके से उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए कुछ परसेंटेज स्टूडेंट्स को ही हम लोग फ्री पढ़ा पाते हैं। तो एक कोशिश हम करते हैं कि इस तरीके से कोई इस्टेब्लिश करें। ये बस हमारा एक है जो सोच रहा हूँ मैं इसके बारे में। मैं आपसे चाहूंगी, अब चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने आपको अपनी पूरी लाइफ जर्नी बताई, दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी कि जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने हर पल की कीमत को समझिए, हर पल की कीमत को समझकर आगे कदम बढ़ाइए। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप कैसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। और हाँ, मैं कहना चाहूँगी, आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो चाहे आपके दोस्त हों, भाई बहन हो, रिश्तेदार हों, माता पिता हों, कोई भी हो, उनकी खुशियों का ध्यान रखिए। अपनी वजह से उनको कभी तकलीफ मत दीजिए। आप प्यार देंगे, प्यार मिलेगा, सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। शुक्रिया मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे लगता है चंद लोग भी आपकी बातों पे अमल करेंगे तो उनकी लाइफ में भी बदलाव आएगा, आसपास के लोगों को बदल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप आए दोनों पत्रिका स्टूडियो, इतना टाइम दिया, और आपकी जो जर्नी है मुझे लगता है बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी लोगों को जो भी ये शो देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी शी लीड फैमिली शो में हमारे साथ सपना पाठक और उनके हस्बैंड। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।